नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित पाठी। कभी हमारे देश में 50% लड़कियां 8वीं की पढ़ाई पूरी कर स्कूल छोड़ देती थी और आधी लड़कियां 12वीं के बाद कॉलेज का रुख नहीं कर पाती थी, और बहुत तो ऐसी भी थी जिन्हें कभी स्कूल का मुंह देखना भी नसीब नहीं होता था। नतीजे में एक अनपढ़ या कम पढ़ा समाज हमारे देश की आबादी में जुड़ जाता था, और इसमें कोई दो राय नहीं कि इस अनपढ़ समाज में सबसे ज्यादा भागीदारी महिलाओं की होती थी। हालांकि इसके पीछे बहुत सारी सामाजिक परिस्थितियां जिम्मेदार होती थी, जिनके चलते हमारे देश की लड़कियों ने इस दंश को सदियों तक झेला है। ऐसा नहीं है कि देश की सरकारों ने इस गंभीर विषय पर कभी विचार नहीं किया। आबादी के बाद से देश में केंद्र और राज्य की कई सरकारों ने अलग अलग योजनाओं के जरिए लड़कियों के उत्थान के लिए काम किया। इनमें सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, धनलक्ष्मी योजना, भाग्यश्री योजना समेत ढेरों नाम है जो गिनाए जा सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी योजना भी लाई गई जिसने देश में सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया। आज उस योजना को शुरू हुए 10 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्त्री पुरुष लिंगानुपात के अंतर को कम करना और पूरे देश में बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। दरअसल इस योजना का मकसद देश की सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने का भी है। आंकड़ों की बात करें तो यह योजना लड़कियों के लिए चलाई जा रही देश की सफलतम योजनाओं में भी शुमार हो गई है। हालांकि देश में विपक्ष इसे अब भी केंद्र की नाकामी के तौर पर देख रहा है और अपने तर्क के समर्थन में कुछ आंकड़े भी पेश कर रहा है। लेकिन राजनीति से ऊपर उठकर आज हमारी चर्चा में यह प्रयास होगा कि देश में इस योजना का वास्तविक लाभ क्या है। क्या वाकई देश में बालिकाओं की स्थिति सुधर रही है? क्या जिन लक्ष्यों को लेकर योजना आज से 10 साल पहले शुरू हो गई थी वो अपने सही ट्रैक पर है, या फिर इसमें और सुधार की गुंजाइश है? मेरे साथ आज चर्चा में एक खास पैनल जुड़ रहा है। आज के अभियान के 10 साल कितने बेमिसाल में। तो 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी। योजना के 10 साल पूरे होने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे एक कामयाब योजना बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि जिन उद्देश्यों को लेकर योजना धरातल पर लाई गई उन्हें पूरा करने में पहले 10 साल सफलता की श्रेणी में रखे जाना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर एक तरफ सत्ता पक्ष अपनी पीठ थपथपा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल भी खड़े कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल पूछा है कि बेटी बचाओ की जगह अपराधी बचाओ की नीति भाजपा ने क्यों अपनाई? मणिपुर की महिलाओं को न्याय कब मिलेगा? हाथरस की दलित बेटी, उन्नाव की बेटी या फिर चैंपियन महिला पहलवान मामले में भाजपा ने हमेशा अपराधियों को संरक्षण क्यों दिया? दरअसल इन सवालों ने हमें भी जिम्मेदारों से सवाल पूछने का मौका दिया है। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये एक परिवर्तनकारी और जनशक्ति से संचालित पहल बन गई है और इसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी रही है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लैंगिक भेदभाव को दूर करने और बालिकाओं को सशक्त बनाने में सहायक रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि इस पहल से कम बाल लिंगानुपात वाले जिलों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने इस अभियान को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने वाले सभी हितधारकों की सराहना की। वहीं पिछले 10 सालों पर निगाह डालें तो अब तक ये सुधार हुए। सुकन्या समृद्धि योजना 10 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के माता पिता के लिए एक बचत योजना है। बालिका समृद्धि योजना एक ऐसी योजना जिसका उद्देश्य लड़कियों के जीवन को बेहतर बनाना है। धनलक्ष्मी योजना के अंतर्गत बालिका का जन्म पर पंजीकरण कराकर 1 लाख रुपए की बीमा राशि दिए जाने का प्रावधान है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बेटी बचाओ के 10 साल, मोदी जी से हमारे 3 सवाल। बेटी बचाओ की जगह अपराधी बचाओ की नीति बीजेपी ने क्यों अपनाई? क्यों देश में हर घंटे महिलाओं के खिलाफ 43 अपराध रिकॉर्ड होते हैं? क्या कारण है कि 2019 तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए आवंटित कुल धनराशि का करीब 80% केवल मीडिया विज्ञापन में ही खर्च हुआ?
बहरहाल एक तरफ सरकार बेटियों के जीवन में बदलाव लाने की बात कर रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार की योजनाओं को नाकाफी बता रही है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो अभियान के 10 साल कितने बेमिसाल, ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ गुंजन चौकसे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। भोपाल से ही ज्योति पटेल जी है, कांग्रेस प्रवक्ता भोपाल से, और हुदा जरीवाला जी आप नेता दिल्ली से हैं। समता पाठक जी समाज सेविका हैं भोपाल से। के साइनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं भोपाल से। डॉक्टर गार्गी पांडे जी सोशल वर्कर हैं, एक साइकोलॉजिस्ट रायपुर से। सभी का शुरुआत साइनी जी आपसे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 10 साल हो गए आज पूरे हुए, आप कुछ अंतर देखती हैं? आप पिछले 35 साल से जर्नलिज्म का अनुभव है आपको। त्रिपाठी जी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एक सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम है जी, और इसका जो आकलन है वो समाज में कितना बदलाव आया है उससे हो सकता है। आप देखिए कि मैं ये नहीं कह रही कि कोई बदलाव नहीं आया है। आप देखेंगे कि अब जो सेक्स रेशियो है पुरुष और बच्चों का, उसमें आपको काफ़ी अंतर आया है, कम हुआ जी, है। जी जी। और स्कूल में भी एडमिशन जो है, लड़कियां भी का एडमिशन बढ़ रहा है, लेकिन आप एनरोलमेंट देखेंगे तो आज भी लड़कियों का जो एनरोलमेंट है वो कम है पुरुषों के मुकाबले। तो जो स्पीड एंड स्केल की बात अपन करते हैं, तो वो जो स्पीड एंड स्केल से काम नहीं हो रहा है। जो बदलाव आना है जिस स्पीड से होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ इतने सालों से महिलाओं ने जो प्रताड़ना झेली है, तो उसके चलते ये थोड़ा स्पीड से इस चीज़ को एनकरेज करना चाहिए। जो सोशल चेंज आना चाहिए वो नहीं। उसका एक बहुत बड़ा वजह यह भी कि जिस तरह से नेता, राजनीतिक दलों के लोग हैं, वो जो एक मिसाल बनना चाहिए, जो एक समाज में एक उदाहरण रखना चाहिए, वो इस तरह के शब्दावलियों को इस्तेमाल करते हैं, कभी इस तरह के स्टेटमेंट्स दे देते हैं, जिससे कि ये सारे जो सोशल अवेयरनेस कैंपेन होते हैं उसमें बहुत डेंट कर जाता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी राजनेताओं का रहता है। समता जी, आपसे भी समाज सेविका हैं आप, समाज में महिलाओं के लिए काम करती हैं, कुछ अंतर देखा आज का मेरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 साल पहले, एक दशक पूरे होने का है, या और कोई अंतर है या नहीं है, या बहुत पहले से 2000 के बाद से कुछ अंतर देखने को मिला है आपको? समता जी, अंतर तो है, लेकिन उसका अगर पैमाना आके कि जिस लेवल की पब्लिसिटी, प्रचार प्रसार हुआ है, उसके अनुपात में अंतर तो बहुत कम है। अगर हम 2001 का सेक्स रेशो देखें, जेंडर रेशो हमारे मध्य प्रदेश का, तो वो 913 था 1000 पे, और अभी 2025 में वो 931 है 1000 पे, जो राष्ट्रीय औसत से अभी भी कम है। तो हम इसे ये तो नहीं कहेंगे कि जिस अश्योरेंस के साथ इस योजना को लागू किया गया था, हम उसको उस तक कितना पहुंच पाए हैं। दूसरी चीज़ें ये है कि मैं एक जो लाइन है वो हमेशा कहती हूँ कि बचेंगी बेटियां तभी तो पढ़ेंगी बेटियां जी। हम हर रोज अगर समाचार पत्र देखें तो कोई ना कोई एक घटना हमें बच्चों के साथ जरूर नजर आ रही है, और इसका जो रेशो है वो पिछले 4-5 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो अगर बच्चियां सुरक्षित नहीं होंगी तो बच्चियों की सारी चीजें सुरक्षा पे शुरू होकर सुरक्षा पे ही खत्म हो रही हैं। अगर बच्चियां सुरक्षित नहीं है तो कौन माँ पिताजी उनको स्कूल पढ़ने भेजेंगे? तो यहाँ तो सर्वाइवल फॉर फाइट हो गया है कि भैया हमें अपनी जिंदगी के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ज्यादा जरूरी अब ये है कि बेटियों को सुरक्षा कैसे प्रदान की जाएगी। पुलिस से लेकर प्रशासन तक ये सबकी जिम्मेदारी बन गई है। साथ में सोशल पुलिसिंग को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी बन गई है कि इस तरह की घटनाओं पे रोकथाम होगा, तब तो हम बेटियों के सुखद और आगे बढ़ने वाले बहुत अच्छे भविष्य की एक संरचना कर सकते हैं। जी, हमारे साथ डॉक्टर गार्गी पांडे जी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, पक्ष विपक्ष की बात करेंगे। गुंजन जी हमारे साथ हैं, प्रीति जी हमारे साथ हैं, हुदा जरीवाला जी दिल्ली से हैं, आप नेता हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन गार्गी पांडे जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर गार्गी जी, मेरी आवाज आ रही हो तो आपसे भी यही सवाल है, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, क्या वजह है कि 8वीं तक पढ़ने के बाद लड़कियां आगे नहीं पढ़ती थी, या परिवार के दबाव नहीं पढ़ती थी, फिर उसका रेशियो थोड़ा बहुत बढ़ा, लेकिन 12वीं के बाद कॉलेज जाने में रेशियो उनका घट गया। फिलहाल 10 सालों में थोड़ा अंतर आया है। साइनी जी ने भी बताया कि लिंगानुपात बढ़ा है पहले की अपेक्षा। नामांकन 8वीं के क्लास के बाद बढ़ा है थोड़ा बहुत। क्या अंतर, क्या वजह है? साइकोलॉजिस्ट हैं,
कि आगे लड़कियां नहीं बढ़ पाती। बात यहां यह भी उठ रही है कि बेटी बचाओ, बेटी सुरक्षित रहेंगी तब तो पढ़ेंगी। नमस्कार सर। जी। एज अ साइकोलॉजिस्ट तो मैं यही कहूँगी, कहीं ना कहीं रीज़न होता है कि हमारी सोसाइटी का, कि वो बच्चियों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। पहला जी। तो होता है उनके जन्म के समय में देखा जाता है ना कि सभी को बेटे की चाहत होती है, बेटी की चाहत कोई रखता नहीं है। पर अभी लिंगानुपात सुधरा है हमारा, हम 1000 के अनुपात में भी हम 933, मतलब हमारा बर्थ रेट है यहाँ पे, गर्ल्स बर्थ रेट है। और छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की बात नहीं, मैं पूरे भारत परिप्रेक्ष्य, पूरे भारत की ही बात करना चाहेंगे आपसे कि यहाँ बच्चियों की पढ़ाई जैसे कक्षाओं में क्या होता है, कक्षा 8 के बाद बच्चियां जैसे स्कूल जाती है तो आसपास का माहौल है या दूरस्थ क्षेत्र है, तो वहाँ पे बच्चियों को परेशानी होती है आने जाने के लिए, आवागमन की सुविधाएं नहीं होती, या कुछ जगह कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे माता पिता शिक्षित नहीं है और वो नहीं चाहते कि उनकी बच्ची आगे की पढ़ाई करे, या उनके भविष्य को लेकर वो चिंतित बिल्कुल नहीं होते हैं। और कक्षा 9वीं या 10वीं पहुंचने तक के स्कूलों की जो दूरी है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की दूरी है, वहां तक बच्ची नहीं पहुंच पाती है, तो उसको उचित शिक्षा नहीं मिल पाती। तो ये तो एक कारण हुआ कि बच्चियां स्कूल तक नहीं पहुंच पाती कक्षा 8 के बाद या कक्षा 9 के बाद। और कुछ क्षेत्रों में है बाल विवाह की प्रथाएं आज भी है, जीवंत है, वहां पे आज भी बाल विवाह कर दिए जाते हैं बच्चियों के। या कहीं होता है कि बच्ची पढ़ाई में कमजोर दिख रही है और बच्ची पढ़ाई ठीक से नहीं कर रही है, तो भी माता पिता विवाह के लिए बोलते कि नहीं अब इसका विवाह कर दो, अब ये वहां जाकर उसको जो करना होगा या करना होगा करेगी। तो ये थोड़ा सा अपने मन में उन्होंने लोगों ने बना के रखा हुआ है कि रखा हुआ था, अब सुधार हुआ है काफी। कई बार ऐसा होता है कि नहीं सर, आज भी रखा हुआ है। बहुत कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां भी आज ये चीजें हैं कि वहां बच्चियों की पढ़ाई को महत्व नहीं दिया जा रहा है ना। वहां पे बोला जा रहा है कि बच्चियां पढ़ाई करेंगी, जरूरी नहीं है, उनके लिए ज्यादा जरूरी है उनका विवाह करना। वो आगे जाके क्या करती है उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। बहुत बड़ा आंकड़ा है, आप छत्तीसगढ़ में भी देख सकते हैं। अभी हाल ही में महिला बाल विकास का जो कार्यक्रम हुआ, वहां पे बाल विवाह की जो बात हुई थी, तो वहां पे एक रेशियो उन्होंने बताया था कि क्या चल रहा है अभी बाल विवाह का। यहाँ पे 40% अभी भी बाल विवाह होते हैं कुछ क्षेत्रों में। तो वो तो बालिका जो शिक्षा है वो रुक जाती है कहीं ना कहीं। जी चलिए ज्योति जी और हुदा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, चूंकि बात पहले सत्ता पक्ष की हो जाए। गुंजन जी से बात कर लेते हैं, क्या क्या सुधार हुआ है 2014। सब्जेक्ट हम पुरानी बात नहीं करेंगे गुंजन जी, 2014-15 में जब ये मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके अंदर 4 योजनाएं और हैं। उसी योजना के अंतर्गत आपको मालूम ही होगा थोड़ा बहुत अंतर आया है। पहले एसआरबी की रिपोर्ट जो है 14-15, वो जो लिंगानुपात है 918 था, माने करीब 82% का अंतर था, और अब 933 है। 933 में 67 का अंतर अभी भी है। थोड़ा बहुत सुधार, जितना सुधार होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ में सवाल यह भी है कि हर घंटे एसआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, हर घंटे 51 महिलाओं के अपराध के मामले दर्ज होते हैं। वो जो समता जी ने कहा है वही प्रूव करता है। देखिए डिपार्टमेंट, मुद्दा इतना संवेदनशील है क्योंकि हम महिलाओं की बात करते हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम तो आज हम सभी महिला हैं इस पैनल में, तो मैं यहाँ पे पक्ष विपक्ष इसके तौर पर बात नहीं करना चाहती। मैं एक महिला पहले हूँ, इसलिए महिला के अधिकारों के तौर पर बात करना चाहूंगी। मैं एक माँ हूँ तो माँ के तौर पर बात नहीं गुंजन जी, आज आपको मैंने बीजेपी प्रवक्ता के रूप में, महिला प्रवक्ता के रूप में नहीं, बीजेपी प्रवक्ता के रूप में आप रिप्रेजेंट कर रही हैं। प्रवक्ता त्रिपाठी जी एक दूसरा रूप होता है। पहले तो मैं महिला हूँ ना, तो मैं तो पहले महिलाओं के अधिकारों की बात करूंगी और सरकार क्या कर रही है उस पर बात करूंगी। नहीं तो महिलाओं का अधिकार आपकी सरकार देगी ना। ये तो आपको बात लग रही हो कि अगर आप केंद्र की बात कर रहे हैं, देखिए त्रिपाठी जी, आपने खुद ही पहले स्वयं शुरुआत की। आपकी आवाज गुंजन जी, आपकी आवाज गुंजन जी गूंज रही है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। कुछ टेक्निकल इश्यू होगा, एक बार आप टीम से बोल दीजिए, अगर उसको सुधार कर पाए तो उसके बाद अपनी बात रखूंगी।
नहीं, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। हम एक बार ज्योति पटेल जी, कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ। ज्योति जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? ज्योति जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? ज्योति जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही। अब आ रही है आप? जी। अच्छा जी, नमस्ते, बहुत बहुत नमस्कार जी। ज्योति जी, अभी हमारे जो पूर्व प्रवक्ताओं ने भी जो बात कही, आज जब हम बेटी बचाओ बेटी अभियान की बात करते हैं जी, तो निश्चित रूप से जब हम न्यूज़पेपर देखते हैं, मीडिया देखते हैं, मोबाइल खोलते हैं, तो केवल और केवल एक ही बात हमारे जहन में आती है, और हम देखते हैं कि जब ऐसी न्यूज देख करके हमारा दिल दहल जाता है। आज 6 माह की मासूम बच्चियों से लेकर के 80 साल की वृद्ध महिलाएं तक इस प्रदेश और देश के अंदर सुरक्षित नहीं है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि जो बेटी बचाओ बेटी अभियान की योजना है, केवल मोदी प्रचार अभियान की योजना बनकर के रह गई है जी। यदि हम आंकड़ों पर बात करें, पहले जैसे हमारे पूर्व प्रवक्ता ने कहा कि जब बेटियां बचेंगी तभी तो बेटियां पढ़ेंगी। जी, वो प्रवक्ता सामाजिक वो समाज सेविका हैं। गुंजन जी से अभी बात आप गुंजन जी की नहीं सुन पाई होंगी। समता जी ने कहा, साइनी जी ने कहा, डॉक्टर गार्गी जी ने कहा, ये राजनीतिक चश्मे से इन लोगों ने महिलाओं के बारे में नहीं देखा न सुना। इन्होंने अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा किया है। ऐसे में अब हम आपसे, चूंकि विपक्ष में है आप, खरगे जी ने कहा है कि अपराधी बचाओ योजना मोदी जी ने चालू कर दिया। भाई कहां, कौन से अपराधी बचाओ? किस महिला के साथ जो अपराध हुआ हो उसके अपराधियों को मोदी जी ने बचाया हो? देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने साफ कहा है कि जो चाहे हम मणिपुर की घटना देख लें, उन्नाव की घटना देख लें, हाथरस की घटना देख लें, या फिर बहुत सारे तमाम जो प्रदेश और देश में घटना होती रहती, ज्यादातर जो घटनाएं होती है उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों की का अपराधी उस पे उनके सामने आते हैं, और निश्चित रूप से बीजेपी जो है हमेशा उनको बचाने के प्रयास करती है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये इस योजना को बेटी बचाओ नहीं बल्कि अपराधी बचाओ अभियान का नाम। लेकिन ज्योति जी, आपने जो नाम दिया, मणिपुर की बात कही, मणिपुर में कोई चिन्हित करके महिलाओं के साथ अपराध थोड़ी हो रहे हैं। वहां तो 2 समुदायों के बीच में लड़ाई हो रही। एक मिनट, उन्नाव की घटना हो चाहे हाथरस की घटना हो, किस अपराधी को बचाया गया? वो सलाखों के पीछे हैं। सभी अपराधियों को निश्चित रूप से बचाने का प्रयास किया गया। जब हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जब वहां पर पहुंचे, जब उन्हें लगातार न्याय दिलाने की कोशिश करते रहा, उसके बाद उनको न्याय मिला। मणिपुर की जो आप बात कर रहे हैं, मणिपुर में भी आप ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के बाहर जाते हैं, अलग अलग देशों में जाने का उनके पास टाइम है, अपने ही प्रदेश के मणिपुर राज्य में उनके पास जाने का। देखिए, मणिपुर आज अपराध की बात नहीं हो रही ज्योति जी। आज महिला 10 साल जो पूरे हुए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सब्जेक्ट है आज। मणिपुर ये सब्जेक्ट नहीं है। मणिपुर में मैतेई और कुकी समाज के समुदायों के बीच में लड़ाई हो रही है, उसमें कोई महिलाओं को चिन्हित करके अपराध नहीं हो रहा। पूछा इसलिए मैंने बताया। दूसरी बात मैं आपको ये बेटी बचाओ में और बेटी पढ़ाओ में एक बात आती है शिक्षा की। तो शिक्षा की भी मैं आपको आंकड़ों के साथ बात बताना चाहूंगी कि जो प्राथमिक शिक्षा में महिलाओं, जो बेटियों का जो नामांकन दर है वो 90 से 100% है, और उसके बाद जैसे ही बेटी माध्यमिक शिक्षा में जो नामांकन का दर है उनका 77 से 80% है, और जो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में जो उनका नामांकन दर है वो 50 से 58% है। मतलब वो लगातार जैसे जैसे उनकी कक्षाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे उनकी नामांकन दर में गिरावट आती जा रही है। दूसरी बात, यदि हम बेटी की सुरक्षा की बात करते हैं तो ज्योति जी, 14-15 में नामांकन दर 75.51% था, जो बढ़ के 79.4% हो गया। तो ये इन 10 सालों में बढ़ा है ना। देखिए, वो नामांकन दर बढ़ सकता है, परंतु मैं बात कर रही हूँ कि जो पहले जो बेटियां प्राथमिक शिक्षा में आती हैं, उसके बाद जब माध्यमिक, निश्चित रूप से धीरे धीरे कम होता जाता है उनका पढ़ाई का स्तर। मतलब जो 5वीं तक जो लड़कियां पढ़ लेती हैं, उसके बाद वो 6वीं में एडमिशन नहीं लेती हैं, और फिर जो 6वीं में एडमिशन ले लेती हैं तो फिर वो 9वीं में एडमिशन नहीं ले रही हैं। तो इस तरीके से ये जो संख्या है ना वो कम होती जा रही है। और दूसरी कम हो रही, पहले से बढ़ रही है। 65 साल तक आपका शासन था कांग्रेस का, तब से ये लगातार ये स्थिति चली आ रही है।
देखिए, निश्चित रूप से बहुत सारी सामाजिक परिस्थितियां थी, जैसे कि हमारे पूर्व जो प्रवक्ता थे उन्होंने भी कहा, कुछ सामाजिक परिस्थितियां थी जिनके कारण महिलाएं, बेटियां नहीं पढ़ पाई। और यदि हम उस इतिहास में जाना चाहें तो हम उस समय की बात भी कर लेंगे, 1947 के समय की, जब नेहरू जी की प्रथम कैबिनेट की जो बैठक हुई थी, उस समय पर हिंदू कोड बिल जब हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और नेहरू जी लाना चाहते थे, तब किसने रोका था? तब सबको पता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू कोड बिल नहीं लाना चाह रहे थे। उस समय पर भी महिलाओं की बात हो रही थी। उस समय पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और नेहरू जी के पूरे देश के अंदर पुतले जलाए गए थे। तो महिलाओं को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से, लेकिन प्रधानमंत्री तो नेहरू जी थे। अगर 1952 में भीमराव अंबेडकर जी ने इसके खिलाफ सुनिए इसके खिलाफ उन्होंने इस्तीफा दिया, तो उन्होंने स्वीकार क्यों किया नेहरू जी ने? फिर अगर उनकी व्यक्तिगत चिट्ठी पढ़ी जाए, व्यक्तिगत विचार पढ़े जाए अंबेडकर जी के, तो उनको जो विभाग दिया था, कानून विभाग, उसके अलावा अतिरिक्त 2-3 विभाग और वो चाहते थे, जो नेहरू जी ने उनको कभी नहीं दिया। दूसरे अपने मंत्रियों को दिया, उससे भी नाराजगी थी उनको। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश के अंदर फैला रही है कि अंबेडकर जी ने नेहरू जी के कारण इस्तीफा दिया था जी। ये इसलिए है क्योंकि जब हिंदू कोड बिल अंबेडकर जी लाना चाह रहे थे और नेहरू जी भी उससे सहमत थे। मैं आपको बता दूंगी कि ये किसने लिखा है। अंबेडकर जी, नेहरू जी। चलिए, ये ज्योति जी, ये मुद्दा अंबेडकर जी की तरफ फिर जा रहा है, ज्वलंत मुद्दा जो अभी तो 10 साल की बात कर रहे हैं। हुदा जी, गुंजन जी आप ही के पास आ रहा हूं, चूंकि हुदा जी भी निश्चित तौर पे आपकी जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उसके अगेंस्ट ही बोलेंगी और उसका माइनस पॉइंट ही गिनाएंगे। हुदा जी, उसके बाद मैं गुंजन जी आपके पास आ रहा हूं। आप दिल्ली में महिलाओं की स्थिति कितनी बढ़िया सुधर गई है जी। आपके तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। ऑल्दो महीना एंड होने वाला है, लेकिन क्योंकि न्यू ईयर की हमारी पहली डिबेट है जी, और बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी सारी डिफरेंट फील्ड्स की महिलाओं को इस पैनल पे रखा है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं आपने ये बात साबित कर दिया कि महिलाओं को लेके कहीं ना कहीं अगर टॉपिक होता है तो महिलाएं उसके लिए बोले, ये ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, स्वराज एक्सप्रेस हमेशा यही प्रयास करता है। बिल्कुल, मेरी जगह का भी महिला होना था, पर अभी उपलब्ध नहीं थी कोई एंकर, इस कारण जी। नहीं, थैंक यू सो मच। आप इतने सीनियर ऑब्वियसली एंकर हैं और हम सब आपकी बात सुनते हैं और बहुत इज्जत करते हैं आपके नजरिए को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जहां तक सवाल है, बेशक 10 साल हो चुके हैं। मैं पॉलिटिकली आज बात नहीं करूंगी। हम सब जानते हैं कि किस तरह से बेटियों के खिलाफ चीजें होती हैं, महिलाओं के खिलाफ करप्शन हो रहा है, ये तमाम चीजें अपनी जगह हैं। कुछ 2-4 चंद चीजें जो आज के टाइम के जो यूथ महिलाएं उनसे रिलेटेड है, कुछ ऐसी चीजें जो रोजमर्रा की जिंदगी में एज महिला हम लोग फेस करते हैं। एक इश्यू जिसपे बहुत कम बात होती है कहीं ना कहीं, वो है जेंडर पे। हम लोग कॉर्पोरेट्स में देखते हैं कि आज भी महिलाओं को अपने पुरुष समाज जितना, जो मेल उनके जो कलीग्स हैं उनके जितना जो पे पैरिटी है, उसमें बहुत खासे तौर पे फर्क है। कहीं ना कहीं ये चीजें आगे जाके अगर एक महिला है उसको मैटरनिटी लीव मिलती है, बहुत अच्छी बात है कि आजकल पैटर्निटी लीव्स भी अप्रूव हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं औरतें अपने पीक करियर में प्रेगनेंसी के टाइम पे जॉब्स छोड़ देती हैं, वो अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिल पाती। उनका जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, अगर उसकी बात कर लें तो आज भी 33% का बिल आ जाता है, बात हो जाती है, पास हो जाता है, लेकिन आप देखिए इसी पार्लियामेंट में, और मैं किसी पास हो चुका है, 29 में लागू हो जाएगा, और ये मोदी कैबिनेट ने किया है, कांग्रेस कैबिनेट ने नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं आप पास होके 29 का वेट करें, बीजेपी को चाहिए था और दूसरी पार्टी को भी। सिर्फ बीजेपी की क्यों बात की जाए, मैं इसमें सारी पार्टियों की बात करूंगी। आपके भी सांसद थे, उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि तुरंत लागू करो? बिल्कुल। तो ये चीजें आप पार्लियामेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं देखते। दूसरी बात, तीसरी बात, जो क्राइम होता है महिलाओं के अगेंस्ट, आज भी कहीं ना कहीं उसकी एफआईआर नहीं होती है। हमें कोशिश ये करना है कि देखिए क्राइम्स तो कम करना है, क्राइम्स कम करने के लिए हुदा जी आज 10 साल की बात हो रही है। आज महिला दिवस नहीं है, 8 मार्च नहीं है, आज 10 साल की बात हो रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो गुंजन जी काफी देर से आप लोग जो भी आरोप लगा रहे हैं अपनी धार तेज कर रही हैं, देखिए आप लोगों को उत्तर देने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट दूं, इसको बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी का डिबेट कर दूं चुनाव के टाइम में, नहीं, आप तो तारीफ कर दीजिए। 10 साल
जो थे बेमिसाल थे। आप तो ये कह दीजिए कोई बात नहीं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मोदी जी ने जो शुरू की। आप भी जानते हैं त्रिपाठी जी कि किस तरीके से क्या कुछ नहीं हुआ है महिलाओं के साथ। ठीक है, आप चाह रहे हैं मैं बयान पॉलिटिकल करूं, चलिए पॉलिटिकल कर लेते हैं। मणिपुर पे आज तक बात नहीं हुई है पार्लियामेंट। मणिपुर पे बात नहीं करें, देखो वो दो समुदायों की लड़ाई है। पहलवान बेटियों को घसीट के ले जाया गया दिल्ली में, आज तक उसकी बात नहीं हुई है। दिल्ली में आज भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे ज्यादा रेप केसेस उत्तर प्रदेश में होते हैं। महाराष्ट्र में केसेस जहां सुनने में नहीं आते थे वहां सुनने में कितने सारे आने लगे। जम्मू एंड कश्मीर जिसमें 10 साल तक एलजी का राज था, वहां तक रेप केसेस आने लगे और कितनी एफआईआर फाइल होने लगी हैं। आप चाहते हैं मैं पॉलिटिकल बयान रखूं तो भारतीय जनता पार्टी में 10 साल में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर कर दी है। कौन सा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कहां पे काम हो गया है? महिला रिलेटेड कौन सी? लेकिन हुदा जी आंकड़े तो पहले से बेहतर हुए हैं। आंकड़े पहले से बेहतर हुए हैं। लिंगानुपात के आंकड़े हो, पढ़ाई के आंकड़े हो, पहले से बेहतर हुए हैं। प्रसूताएं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनकी मृत्यु दर में भी कमी आई है। ठीक है, लेकिन क्राइम बढ़े हैं, जेंडर पैरिटी बढ़ी है, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में उनका जो एक तरफा होना, उनको परेशान करना बढ़ा है। साइबर सिक्योरिटी के थ्रू जो क्राइम होते हैं अगेंस्ट वुमेन वो बढ़े हैं। कितने सारे ऐसे आंकड़े हैं जिनकी हम आज भी अगर बात करें तो हर तरीके से महिला कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है। हुदा जी आपका राजनीतिक बयान आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब गुंजन जी मैं सवाल आपसे नहीं कर रहा हूं। सवाल निश्चित तौर पे ज्योति जी ने खड़ा किया है, हुदा जी ने खड़ा किया है, और जो हमारे 3 और हमारी मेहमान हैं उन्होंने वास्तविकता बयां की है। साथ में हमारा एक छोटा सवाल है। बहुत अच्छी बात है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हर 1 घंटे में इस देश में 51 महिला अपराध दर्ज हो रहे हैं, जिसमें रेप, हत्या, इनके जैसे भी अपराध है। उसमें धार्मिक विषय का समावेश मत करिएगा। पहले हूं क्योंकि हम यहाँ अगर महिला अपराध की बात करते हैं तो महिला अपराध निंदनीय है, चाहे प्रदेश कोई भी हो, उसका शासन कोई भी सरकार चला रही हो। मैं आपके प्रवक्ता की तरह या कांग्रेस की प्रवक्ता की तरह प्रदेश देख के महिला अपराध पर टिप्पणी नहीं करती कि जहां कांग्रेस का शासन है वहां महिला अपराध पे ये चुप्पी साधते हैं, जहां भाजपा का शासन है वहां ये महिला अपराध पे उंगली उठाते हैं। ये पूरे देश की बात हो रही है, पूरे देश की बात हो रही है। गुंजन जी, गुंजन जी, हुदा जी आप सुन लीजिए थोड़ा सा। हुदा जी आपके आरोप आए थे, हुदा जी आपके आरोप आए थे, प्लीज सुन लीजिए, फिर आपके पास आ जाएंगे। मैं डेकोरम मेंटेन करके डिबेट करने में यकीन रखती हूँ, तो हुदा जी आपसे उम्मीद करूंगी कि आप शांति से सुनेंगे। जी गुंजन जी, मुझे आप 2 मिनट दे दीजिएगा। आप देश की बात करिए, प्रदेश की बात मत करिए। गुंजन जी देश की बात करिए। आज हम पूरे देश की जब बात करते हैं तो महिला अपराध जहां भी घटित होता है वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसकी निंदा करती है, उसे सुधारने का काम करती है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपने अपनी पार्टी में बिठा के रखे, आप तो बात ना ही करें तो बेहतर है। हुदा जी सुरक्षा की बात करने का कोई अधिकार ही नहीं है। हुदा जी 1 मिनट प्लीज सुनिए कि हमारे यहाँ डेकोरम क्या होता है। हुदा जी 1 मिनट, आपने पूरी बात रखी, उन्होंने 5 मिनट तक आपको बड़े ध्यान से सुना। प्लीज उनकी बात आ जाए, आप उसका प्रत्युत्तर दीजिएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा, उनकी बात आ जाए। चूंकि हम राजनीतिक चश्मे से, आपने कहा आप बोलना देखना चाहते, सुनना चाहते, तो आपने कहा वो मैंने गुंजन जी से बात रखी। गुंजन जी थोड़ा सा आंकड़ों पे आए, जो आंकड़े जो मैं बोल रहा हूं, जितनी वृद्धि होनी चाहिए। आपने जितनी बात की त्रिपाठी जी, आंकड़ों में आपने रखे आंकड़े, तो मुझे तो रखने की अभी मौका ही नहीं मिला था। आपने बताया कि 65 वर्षों में जो नहीं था वो 10 वर्षों में बढ़ा है। लिंग अनुपात की अगर मैं बात करूं, अगर जो 918 था आज 935 हुआ है। मात्र 10 वर्षों में अगर बेटियों की जो लिंग अनुपात में बढ़ोतरी हुई है तो ये तो हम अच्छी दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन गुंजन जी उन 65 सालों में और बहुत अंतर था। उन 65 सालों में साक्षरता का अनुपात महिलाओं का और 0 था, वो बढ़ा है। कांग्रेस शासनकाल में ही बढ़ा है, उनने भी सुधार किया है, ऐसा नहीं है। देखिए त्रिपाठी जी, अभी आपकी प्रवक्ता भी कह रही थी कि इक्वल पे की बात कर रही थी। महिलाओं को इक्वालिटी देने का काम किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अनगिनत उदाहरण दे सकते हैं। हुदा जी 1 मिनट, थोड़ा धैर्य रखिए। हुदा जी धैर्य रखिए। 30%
के आरक्षण की बात हो, शिक्षा विभाग में 50% के आरक्षण की बात हो, अभी मध्य प्रदेश का हाल ही में उदाहरण देती हूँ, महिलाओं का 30 से उठाकर 33% से उठाकर 35% किया गया है। सिविल सर्विसेज सेवाओं में महिलाओं के लिए शिक्षा विभाग में 50% है, महिलाओं के लिए पुलिस विभाग में 30% है, पंचायती चुनाव में 50% है, संसद के चुनाव में 33% है। अगर महिलाओं को अगर हम भागीदारी की बात कराते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कराती है, और इसका विरोध कौन करता है? ये कांग्रेस की सरकार करती है। आज जब संविधान के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला को द्रौपदी मुर्मू जी का जब नाम लेकर आई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसका विरोध किसने किया था? यही कांग्रेस की सरकार ने किया था। आज जब 33% 10 साल की बात करें, 10 साल की बात करें, गुंजन जी क्या बेहतर दिया इन 10 सालों में? गुंजन जी 10 सालों में क्या बेहतर किया? त्रिपाठी जी बस 1 मिनट का वक्त मुझे दे दीजिए। हुदा जी आ रहा हूं, 1 मिनट नहीं, आपको 5 मिनट दूंगा। हुदा जी थोड़ा सा सुन लीजिए। अगर हम आंकड़े देखते हैं त्रिपाठी जी, तो भ्रष्टता के आंकड़े में भी सुधार है, शिक्षा के आंकड़ों में भी सुधार है। ये 10 वर्षों में ये भारत वहां पहुंचा है जहां हम महिलाओं सशक्तिकरण के उदाहरण पेश कर रहे हैं। आज महिला घर से लेकर राजनीति तक एक इक्वल अधिकारों की अगर आज हम बात कर पा रहे हैं, और आज हम और आप साथ बैठ के डिबेट कर रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। चलिए गुंजन जी बिल्कुल, महिलाओं के सम्मान, त्रिपाठी जी 1 मिनट बस, जी 1 जी मिनट जी मुझे मौका दे जी दीजिए। कानून बनाने से लेके उस सशक्त कानून, त्रिपाठी जी एक सवाल जी, एक बात पर गुंजन जी 1 मिनट, हमारी बाकी प्रवक्ता हुदा जी और भी हैं। आपने खुद कहा हमारी 4 महिला प्रवक्ता और है, 4 महिला। त्रिपाठी जी बस 1 मिनट मुझे दे दीजिए। गुंजन जी आपकी बात आ गई। गुंजन जी 1 मिनट, आपकी बात आ गई। बात करते हैं तो पूरे देश की बात करता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे चलिए। देश में कानून लागू कर रहा है। गुंजन जी, कानून का विरोध किसने गुंजन किया? जी अब तो सुन लीजिए, आपकी बात आ गई। कांग्रेस की सरकार ने अरे किया। स्टेज नहीं है ये चैनल का प्लेटफॉर्म है, स्टेज नहीं है। आपकी बात आ गई। अपराध हम तो बता रहे हैं 10 वर्षों में। अरे गुंजन जी आपकी बात आ गई, बाकी जगह बाकी और भी विचार तो ले लें। जी हुदा जी थोड़ा संक्षेप में आप, फिर हम एक बार फिर जाएंगे समता जी सानी जी के एक पास। मिनट लूंगी जी। मेरा सिर्फ एक सवाल है, अगर गुंजन जी मुझे उसका जवाब दे दे मुझे बड़ी खुशी होगी। जी। दिल्ली में चुनावी माहौल चल रहा है, इनके पूर्व सांसद रमेश बिदूरी जी ने हमारी सीएम आतिशी जी पे इतना, उनके फादर पे इतनी कड़ी उन्होंने बात करी, प्रियंका गांधी जी पे इतनी कड़ी बात करी कि वहां की कालका जी की सड़कें प्रियंका गांधी जी के गालों की तरह हो जाएगी। क्या गुंजन जी आपके शो पे त्रिपाठी जी उनका उस बात का अपोजिशन करती है, उस या रमेश बिदूरी ये 10 साल वाला मुद्दा नहीं है हुदा जी। बस इसका जवाब देखिए ये तो आज से पता नहीं कितने साल पहले, 2 दशक पहले लालू जी ने कह दिया था, सड़कों का तुलना हेमा मालिनी जी के गाल से कर दी थी। क्योंकि मैं दिल्ली से बैठ के ये डिबेट कर रही हूँ, बस इसका जवाब मुझे गुंजन जी दे दे। चल। उनके बयान की आप निंदा करती है कि नहीं? हुदा जी 1 मिनट, हुदा जी 1 मिनट, ये अलग बात है। उस समय चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल में क्या हो रहा है क्या नहीं। कमाल है, इनके नेता महिलाओं के खिलाफ कुछ भी बोल के चले जाएं, अनाप शनाप कोई भी बयान दे के चले जाएं, उन पे एक्शन नहीं होगा। अभी पहलवान बेटियों को घसीट के ले जाया गया। जी 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 हुदा जी 1 मिनट, हुदा जी 1 मिनट, ज्योति जी कुछ कहना चाह रही। हुदा जी 1 मिनट, हुदा जी 1 मिनट, गुंजन जी 1 मिनट, जी ज्योति जी। अरे गुंजन जी 1 मिनट, गुंजन जी 1 मिनट, जी ज्योति जी। मैं चाहूंगी कि गुंजन जी इस बात का जवाब दे। मैं इसी 10 साल की बात कर रही हूँ जी, मैं इसी 10 साल की बात कर रही हूँ, आंकड़ों की बात कर रही हूँ। जी 2015 से जब से ये योजना लागू हुई है तब से अब तक बेटी बचाओ बेटी अभियान में 848 करोड़ रुपए का फंड आवंटित हुआ था। उसके बाद ये जिलों में पहुंचा तो ये बचा 622 करोड़, और उसके बाद ये बहुत ही शर्मनाक बात। एक बार फिर से आंकड़े बताइए ज्योति जी, आपकी आवाज गुजरी, फिर से आंकड़े बताइए। 848 करोड़ रुपए आवंटित हुआ था, और जब पहुंचा तो पहुंचा 622 करोड़ रुपए, और उसके बाद केवल और केवल 156 करोड़ यानी कि 25% खर्च हुआ केवल बेटी बचाओ बेटी अभियान में। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है। ये खड़गे जी के आंकड़े हैं क्या? जी नहीं, खड़गे जी के आंकड़े नहीं है, ये जी CR बाई के आंकड़े हैं। फुल फॉर्म बताएंगे CR बाई के? चाइल्ड राइट एंड यू। चाइल्ड राइट एंड यू। जी
ये आंकड़े मेरे पास नहीं है, आपने फिर से एक बार बताए। मैं ये थोड़ा हमारे साथ साइनी जी भी हैं और हमारे समाज सेविका समता जी भी हैं। ये आंकड़े इस पे जरूर मुझे मालूम है, ये जो आरोप लगे थे कि 80% इसके प्रचार प्रसार में खर्च कर दिए गए, लेकिन बाद में आपको बता दूं, महिला सुरक्षाओं को लेकर के या महिला इस पे लेकर के उनके संबल योजना लागू करने को लेकर के करीब 200% तक बजट में आवंटन बढ़ाया गया है। ये आंकड़े जो बजट पेश किए गए उसमें आए हैं। और दूसरा, जो सबसे ज्यादा अगर कहीं महिला कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं वो पुलिस विभाग में है, वो करीब 84,000 थे जो बढ़ के 3 लाख हो गए इन 10 सालों में। तो ये आंकड़े मेरे पास हैं। जी समता जी, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, फिर साइनी जी के पास आएंगे। मैं ये प्रश्न करना चाहूंगी गुंजन जी से कि जब इस योजना का नाम दिया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाने का अर्थ क्या था 10 साल पहले? जी गुंजन जी से सवाल करना चाहूंगी। जी गुंजन जी, आपने सवाल सुन लिया? मैंने सवाल सुना, मैंने शायद शुरुआत भी वहीं से की थी कि उद्देश्य क्या था। हमारा उद्देश्य था कि महिलाओं की जो भ्रूण हत्या हो रही है, बच्चियों की, लिंग के आधार पर इसको रोकथाम लगाना, और उसी का नतीजा है आज हमने उसका जो बढ़ोतरी देखी है आंकड़े में कि अगर वो 918 पे से अगर वो 935 हुई है इन 10 वर्षों में, तो ये उद्देश्य की दिशा में ही तो हमने काम किया है और उसमें हम सफल भी हुए हैं कि अगर 1000 लड़कों पे 918 लड़कियां पहले होती थी, चलिए 10 वर्षों में 1000 लड़कों पे 935। गुंजन जी, भ्रूण हत्या पे कमी आई, लेकिन बच्चियों के प्रति जो इन 10 वर्षों में अपराध बढ़े, आपने बच्ची को जन्म तो दे दिया, लेकिन जन्म देने के बाद जो मासूम बच्चियां, स्पेशली 5 साल तक की बच्चियों के प्रति जो अपराध बढ़े, उसके लिए क्या वो भी आप सब लोगों को दिख रहा था? तो उस दिशा में उन अपराधों को रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठा दिया? डेथ पेनल्टी का प्रावधान किया है, बहुत बढ़िया, अपराध जो रेप के केसेस में, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन गुंजन जी, उससे फर्क नहीं पड़ा। समता जी बात आने दीजिए फिर अपने। हाँ जी, नहीं, डेथ पेनल्टी बिल्कुल मान गई, लेकिन उससे अपराध में कमी नहीं आई है। तो कहां कौन सी चीज लैक कर रही है, इस पे क्यों नहीं विचार किया जा रहा है? देखिए समता जी, ये हम समाज के हर वर्ग के और हर पहलू के लोगों को मिलकर इस पे सोल्यूशन देना पड़ेगा। इसलिए मैंने शायद शुरुआत में कहा था, ये पक्ष विपक्ष का मुद्दा नहीं है। महिला अपराध एक संवेदनशील मुद्दा होता है जिसमें हमें मानसिकता पे भी काम करना पड़ेगा। परिवार की मानसिकता की बात हो, हमें शिक्षा विभाग की बात हो, हमें हर एक पहलू पे काम करना पड़ेगा। हुदा जी एक मिनट, आवाज गूंजेगी, किसी की नहीं आ पाएगी, उनकी बात आ जाए। साइनी जी, आपको भी कोई सवाल है किसी से? साइनी जी, त्रिपाठी जी, मैं गुंजन जी से पूछना चाहूंगी। जी, आप गुंजन जी तो अकेली हैं बीच में, आप 5 लोगों के बीच में, उन्हीं को उत्तर देना है सबका। जी, अभी कुछ दिन पहले ही आप सरकार है जो महिलाओं के लिए कुछ करती नहीं है, जी, तो अपने महिला ही महिलाओं को घेर रही है। जी नहीं, मैं इतना पॉलिटिकल बयान देने का मतलब। गुंजन जी, आप मुझे बताइए, 1 मिनट में मेरा सवाल। हुदा जी, साइनी जी का सवाल न दीजिए भाई। वो 1 सेकंड में, हुदा जी पत्रकार है, हुदा जी, साइनी जी एक जर्नलिस्ट है, उनकी तो बात सुन लीजिए, बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है वो। जी साइनी जी, अभी आपने देखा होगा कि 1 हफ्ते पहले राजौरा जी का स्टेटमेंट आया था कि एक परिवार में एक कपल को कम से कम 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। आप बताएं कि एक तरफ आप सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि महिलाएं पढ़ने के बाद जो है वो सिर्फ बच्चे पैदा करें। आप सोचो, एक महिला अगर 4 बच्चे पैदा करते है, उसका 16 साल 20 साल इसी में निकल जाएंगे। किसका बयान था, एक बार फिर याद दिला दीजिए गुंजन जी को। राजौरी जी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था, जो इसके थे, कौन से आपके संस्था के, संघ के। हाँ, तो उनने कहा कि मतलब महिलाओं को जो है, गुंजन जी बोलेंगे संघ से लेना देना नहीं है। नहीं, हमारा ये कहना है कि अगर आपका डायरेक्शन क्या है, अगर आप ये डायरेक्शन में सोसाइटी को ले जाना चाहते हैं, तो कौन पेरेंट्स उसको, किसी भी सरकार ने कहीं पे भी कोई डायरेक्शन नहीं दिया है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कितने बच्चे पैदा करना है। लेकिन संघ के अनुसांगिक संगठन तो हैं आप। महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में आगे बढ़, नहीं, मैं बोल, महिलाओं को संवेदन बनाने, समृद्ध बनाने के लिए, स्वावलंबी उनकी जन्म से लेकर मृत्यु तक। हम समझ सकते हैं आपको पार्टी का पक्ष करना पड़ता है, हम समझ सकते हैं, लेकिन कम से कम ऐसा महिला आप मानिए तो कि महिला सुरक्षित नहीं है भाजपा की सरकार में।
महिला की हालत बद से बदतर हुई है। हम समझ सकते हैं आपको पार्टी का डिफेंड करना, नहीं, ये हुदा जी कैसे कह सकती हैं? ये हुदा जी निर्भया कांड यूपीए की सरकार में हुआ था, ऐसे बहुत सारे कांड। देखिए, अपराधी अपराधी होता है। लेकिन भाजपा का काम यूपीए सरकार में कोई गलती हुई है तो उन गलतियों को सुधारना। आरजी कार जैसे इंसिडेंट कितने सारे आज भी हो रहे हैं, उन्नाव हो गया, हाथरस हो गया। चलिए, हुदा जी बहुत अच्छा सवाल साइनी जी ने किया है। हुदा जी, साइनी जी ने बड़ा अच्छा सवाल किया है। चाहे आपके संघ पैतृक मातृक संस्था संघ हो या कोई और, जब ये बातें आती हैं कि 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, साइनी जी ने कहा निश्चित है एक बेटा पैदा होने में महिला को आप खुद ही 2 साल का उसको लीव देते हैं, चाइल्ड केयर लीव देते हैं। 4 बच्चे में सीधे सीधे 8 साल 10 साल हो गए, तो 15 साल 20 साल उस महिला के ऐसे ही खराब हो जाएंगे। तो फिर से क्या हम 1947 के पहले वाला देश बनाना चाह रहे हैं? गुंजन जी, देखिए त्रिपाठी जी, ये बच्चे पैदा करना ये हर एक महिला का एक पर्सनल चॉइस होता है, ये व्यक्तिगत चॉइस है। इस पे सरकार छोड़िए, मुझे नहीं लगता कि पिता का भी कुछ से होता होगा। ये एक महिला का एक पर्सनल चॉइस है जो महिला ही उसके डिसीजन लेने के लिए योग्य है। चलिए, एज अ पार्टी प्रवक्ता मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि महिलाओं के लिए अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें सशक्त, स्वावलंबी, समृद्ध बनाने के लिए हर वो कदम उठा रही है जो महिला की सुरक्षा के लिए जरूरी है, उसके अस्तित्व के लिए जरूरी है। चलिए, ये बच्चों के मामले में गुंजन जी 1 मिनट, डॉक्टर गार्गी पांडे जी हमारे साथ रायपुर से हैं, उनसे पूछ लेते हैं क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए। गार्गी जी, आवाज नहीं आ रही है। गार्गी जी, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? आवाज नहीं आ रही है। मैंने सवाल किया। अभी आई सर आपकी आवाज। हाँ, आपकी आ रही, मेरी आ रही क्या आपको? अब आई सर आपकी आवाज। अभी बात इस बात पे पहुंच गई है कि जो अभी नए पिछले कुछ दिनों से स्टेटमेंट आने लगे हैं कि हिंदुओं को खास कर लेकर के कि 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, महिलाओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, अलग अलग। हालांकि बीजेपी के किसी बड़े नेता का इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन बीजेपी किसी न किसी के अनुसांगिक संगठन है, उनके मातृ संगठन से ये बातें आई हैं। क्या ये कितना उचित है और इससे महिलाओं का कितने साल खराब होता है? कि बिल्कुल जी सर, एक महिला होने के नाते मैं कहूंगी बिल्कुल ये अनुचित है जी, क्योंकि आपको भी पता है कि एक बच्चे के लालन पोषण में बहुत समय निकल जाता है किसी महिला के लिए, और बहुत जो उसका कीमती समय होता है वो चला जाता है उसके पालन पोषण में। तो ये तो गलत बयानबाजी है, और मैं किसी राजनीतिक दल की तरफ उंगली नहीं उठाऊंगी। एक सामान्य नागरिक की तरह, एक सामान्य महिला की तरह, एक बेटी की माँ होने के नाते मैं इस चीज को कहूंगी कि देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जो बात चली वो जायज है। पिछले 10 सालों में मैंने इस चीजों को बहुत अच्छे से देखा है। और रही बात संतान उत्पत्ति की, तो 3 संतान या 4 संतान की जो बात की जा रही है, ये कहीं ना कहीं महिला के स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है, उसकी इच्छाओं का हनन किया जा रहा है, ये उस पर थोपा जा रहा है। क्योंकि जब एक महिला मातृत्व अवकाश लेके भी उस बच्चे का लालन पोषण जब करती है, उस बच्चे के लिए अपना समय निकालती है, तो आप ये सोचिए कि उस महिला को मानसिक और शारीरिक तकलीफ कितनी होती है। अगर वो कामकाजी महिला है तब भी उसको तकलीफ झेल रहा है, अगर वो गृहिणी है तब भी वो तकलीफ रहेगी। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि 3 संतान उत्पन्न करो, 4 संतान उत्पन्न करो। क्या हम पिछड़े वर्ग, हम पिछड़े उसमें जा रहे हैं क्या? हम वर्तमान में कम से कम हमारी महिलाओं की एक इच्छा तो होनी चाहिए, हमको पता होना चाहिए ना कि हम क्या करना चाहते हैं, अपने भविष्य के लिए हमारी प्लानिंग क्या है जी। और रही बात सुरक्षा की, तो भाई यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी, सभी लोग यहाँ पे विशिष्ट महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो किसी राजनीतिक दल का सपोर्ट नहीं करते हुए मैं बस ये कहती हूँ कि बालिका की जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी भारत के प्रत्येक नागरिक की है, किसी दल या किसी संस्था की नहीं है। जो भी व्यक्ति समाज में है उसकी जिम्मेदारी है कि बालिका के साथ जब कोई अपराध होता है तो उस अपराध में जो अपराधी है उसको सजा दिलवाने का प्रयास करे, ना कि उस अपराधी को बचाए। और बेटी को शिक्षित करने का प्रयास करें, आपसी लड़ाई या खींचातानी ना करें, क्योंकि बेटियां अगर बढ़ती हैं, बेटियां अगर पढ़ती हैं और बेटियां बचती हैं तो आपको पता है कि हमारा भारत शीर्ष में पहुंच जाएगा। जी ज्योति जी, एक बार फिर आपके पास आते हैं राजनीतिक सवाल। गुंजन जी सुन लीजिएगा, बाद में उत्तर दीजिएगा। पहले ज्योति जी से ले रहा हूं, फिर हुदा जी से सवाल लूंगा। ये एक एक सवाल आपसे करेंगी, चूंकि विपक्ष की मामला है, आप उत्तर दीजिएगा। जी ज्योति जी।
सवाल एक करिए कोई सा भी। देखिए, जो आपने अभी प्रश्न पूछा उससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो लोगों की मानसिकता है वो उजागर होती है। ये हम यदि इतिहास में जाएं तो वहां से हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग या जनसंघ के लोग उस समय भी मनुस्मृति का संविधान हमारे भारत देश के अंदर लागू करवाना चाहते थे। और मनुस्मृति का संविधान सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा कि उसमें महिलाओं के खिलाफ किस तरीके की बातें लिखी हुई। ये कहाँ आपने पढ़ लिया? कहाँ जनसंघ के लोगों ने मनुस्मृति का संविधान लागू करवाने की बात कही? मैं बताती हूँ। हिंदू कोड बिल वाली जो आपने बात कही वो मान लेता हूं, लेकिन उसका किसी का स्पष्ट नहीं है। सम्मिलित सरकार थी उस दौरान, चुनी हुई सरकार नहीं थी, वो मनोनीत की हुई सरकार थी। सेवक संघ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो बीजेपी के लोग मानते हैं, उसके जो दूसरे सरसंघ चालक थे गोलवलकर जी, उन्होंने ये कहा था कि भारत के संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है और मनुस्मृति का संविधान ही भारत देश के अंदर लागू होना चाहिए। तो मैं बताती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की महिलाओं के प्रति सोच है। वो कभी नहीं चाहते कि महिलाएं आगे बढ़े। गोलवलकर जी भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, वो संघ के संस्थापक और रहे। आरएसएस की ही शाखा भारतीय जनता पार्टी है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि आज हम देख रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर 6 साल की बच्चियों के साथ रेप होता है। दमोह के अंदर एक 12 साल की मासूम बच्ची का, क्या 2014 के पहले ये नहीं होता था ज्योति जी? देखिए, आज ये हो रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं, अपराधियों को बचाने का प्रयास। ये जरा एक आध उदाहरण दीजिए, किसको बचाने का प्रयास किया भाजपा के किसी बड़े नेता ने? कई लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोग, यूपी में जितनी भी घटनाएं हुई, कम से कम 4-5 घटनाएं जो सामने आई सबके, उसमें अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक आध उदाहरण बता दीजिए। सेंगर की बात करें, अंदर है जेल के, विधायक रहते हुए भी अंदर है। हुदा जी आप ही के पास आ रहा हूँ, उनकी बात खत्म हो जाने, आप ही के पास आ रहा हूँ जी। देखिए, एक बात और, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो महिलाओं को केवल और केवल वोट बैंक की तरह यूज करना जानती है। उन्होंने लाडली बहना योजना चलाई केवल वोट बैंक के लिए। ज्योति जी आपकी यूपीए सरकार ने आरक्षण, महिला आरक्षण बिल की बात करें, प्रियंका जी वहां 40% महिलाओं को टिकट देने की उत्तर प्रदेश में बात करती है, और लेकिन आप खुद देख लीजिए दिल्ली में कितने प्रतिशत टिकट दे दी, मध्य प्रदेश में कितनी दे दी थी। तो ऐसा नहीं है, वोटों की राजनीति आप भी करते, वो भी करते, दूसरे दल हुदा जी की पार्टी भी करती है। तो आज जो लाडली बहना योजना के नाम पे हर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीति कर रही है, महिलाओं के नाम पे वोट मांगने का काम कर रही है, मैं उसमें भी अरे वो हुदा जी की पार्टी 2500 देने की बात कर रही है, तो 1200 दे रही है। उनकी पार्टी भी वही है, उनकी पार्टी की भारतीय जनता। गुंजन जी आ ही रहा हूं, उत्तर देना है आपको सबको। जी हुदा जी आप बोलिए। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ गुंजन जी से कि वो रमेश भिदुड़ी का निंदन करती है नहीं। चलिए उसका वो जवाब वो नहीं देंगी, मैं जानती हूँ राजनीतिक मामला है, मैं वो जवाब नहीं देंगी। इतना बता दे गुंजन जी कि आपकी पार्टी एक, अरे गुंजन जी आ रहा हूँ, गुंजन जी आ रहा हूँ, आप ही को उत्तर देना है, थोड़ा धैर्य रखिए। एक के बाद अरे गुंजन जी आप धैर्य रखिए, उनका सवाल आने दीजिए। पार्लियामेंट में लाके बिठा देती है, विधानसभा में भर देती है। आप लोग इस चीज की निंदा क्यों नहीं करते? रेपिस्ट को जिनके ऊपर एक्टिव केसेस चल रहे हैं आप टिकट्स देते हो, आप उनको अपने साथ खड़े करवा के फोटोज लेते हो। आप जब उनके केसेस सामने आ जाते हैं उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। कौन किसकी एकाध? हुदा जी काल्पनिक बात मत करिए, आप कोई उदाहरण सहित नाम हो तो बताइए जिसका इन्होंने संरक्षण दिया हो। प्रज्वल रवन्ना नाम भूल गए आप? BHU यूनिवर्सिटी में जो 3 लोग जो आपके मध्य प्रदेश में रहते हैं जिनके ऊपर बीजेपी IT सेल के थे, वो 3 लोग जब उन्होंने रेप किया, कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल, ये 3 बीजेपी के IT सेल के लोग हैं। BHU में पढ़ते थे, महिलाओं के साथ उन्होंने गलत हरकत करी, कुछ नहीं हुआ। अमित मालविया जो बीजेपी IT सेल का हेड है, उसके ऊपर करप्शन चार्जेस है, कुछ नहीं हुआ। महिला के खिलाफ उसने क्या हरकतें नहीं करी, कुछ नहीं हुआ। एक मिनट हुदा जी साइनी जी जर्नलिस्ट है, मध्य प्रदेश से जुड़ी है। साइनी जी जैसा हुदा जी जो सवाल खड़े कर रही हैं, आपने सुना क्या इस तरह का? साइनी जी कितने नाम एक मिनट, हुदा जी एक मिनट सुनिए जी। साइनी जी नहीं, जब महिलाओं के प्रति क्राइम्स तो बढ़े नहीं, वो जो नाम ले रही है 3 IT सेल के, यहाँ कहाँ थे? अमित मालविया पे जवाब दे दे। अमित मालवीय का क्या अपराध था हुदा जी? उनके ऊपर रेप का चार्ज था, क्राइम अगेंस्ट वुमेन का चार्ज था, कुछ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बोला। प्रज्वल रवन्ना इतना बड़ा
अभी हाल फिलहाल का केस है। हुड्डा जी, भी नहीं जा रही हुड्डा जी, एक्यूजेशन एक चीज होता है, जब तक क्राइम प्रूफ नहीं होता तो उस तरह से अपन हुड्डा जी, एलिगेशन होता है, ये वो एलिगेशन था उनके। पहलवान बेटियों ने जिनके ऊपर केस करा था वो उसके ऊपर तो क्राइम प्रूवन था। बीजेपी के जो पुलिस वाले दिल्ली में बैठे, हमारी दिल्ली में जनता, अरे वो ब्रिजभूषण, बीजेपी ने कोई संरक्षण नहीं दिया उनको। खैर गुंजन जी आप उत्तर दीजिए। गुंजन जी, मुझे पहले आप प्रवक्ता इतना बता दें कि इनकी नेता सुरक्षित नहीं है। स्वाति मालीवाल जी इनकी नेता है, वो नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है, नहीं हुआ है, इनोसेंट अनप्रूवन गिल्टी। हुदा जी अमित मालवीय जिनका नाम ले रहे हैं उनका प्रूफ हुआ है क्या? ये गुंजन जी मुद्दे पे आइए, पूछना चाहती हूँ, मुद्दे पे बात करिए, राष्ट्रीय मुद्दे पे बात करिए। आप टॉपिक डाइवर्ट कर रही है, इससे कोई जनता को आप कोई सर्विस नहीं कर रही है, डिस सर्विस टू द नेशन कर रही है। महिला नेतृत्व सुरक्षित नहीं है, कि अपराध पे सवाल खड़े करते हैं। हमारा कहना है अपराध जिसके साथ भी हो, जिस प्रदेश में भी हो, महिला अपराध निंदनीय है। आपके बीजेपी के आईटी के हेड है अमित मालवीय, कितना एक्शन ले लिया उन पे? महिलाओं को सुरक्षा। चलिए राजनीतिक बात से हटके, चलिए गुंजन जी, हुदा जी राजनीतिक बात से हटके एक बार फिर महिलाओं की वास्तविक स्थिति पे जाते हैं। समाज सेविका हमारे साथ समता जी है। समता जी, क्या देखिए, एक दूसरे आरोप प्रत्यारोप की बहुत बात हो गई, पिछली भी आपने बहुत बात कर ली। बेहतर क्या, आपका सुझाव क्या है जो आगे भविष्य में महिलाओं के लिए बेहतर हो सके? हम उस पर बात करें। स्वच्छ भारत मिशन लागू हुआ था, तब एजेंडा था कि भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना है। जब भारत खुले में शौच मुक्त बन गया, उसके बाद एजेंडा दूसरा आया कि कचरे से निष्पादन, कचरे का निष्पादन, सब चीजें आती चली गई। आपको आपके एजेंडा में बदलाव लाना पड़ेगा। जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ था, तब एजेंडा था कि लोगों को पानी के बारे में बताना कि आप जो ये भूमिगत पानी ले रहे हैं उससे क्या नुकसान है, हेल्थ क्या हजार्ड्स हैं, वो हो गया। अब हम टेक्निकलिटी पे आते जा रहे हैं। जल जीवन मिशन 2.0 लॉन्च हो जाएगा अप्रैल में। मेरा कहना यह है कि कोई भी कैंपेन बेहतर क्या हो सकता है कि 10 सालों में आपने बेटियों को बचा लिया, आपने लिंगानुपात को ठीक कर लिया। ठीक नहीं हुआ, बेहतर किया, थोड़ा बेहतर किया, वो मैं ठीक कर लिया, मतलब थोड़ा बेहतर किया। अब आपको जो छोटी बच्चियों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, इसके लिए आपको एक फायर फाइटिंग मोड में आके काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको योजना लाइए, जैसे बाल विवाह मुक्त हम भारत बनाने की तरफ योजना बना रहे हैं, ऐसे बच्चियों को कैसे अपराध और भयमुक्त रख सकते हैं हम, ताकि उनके माता पिता आराम से अपनी बच्चियों को स्कूल भेज सके, बाहर खेलने भेज सके। ऐसा वातावरण कैसा बनाया जाए, इस दिशा में अब आपको कोई कार्य करने की जरूरत है। जी साइनी जी, खत्म करेंगे इसके बाद। त्रिपाठी जी, मैं इसमें एक चीज़ जरूर जोड़ना चाहूँगी कि जिस तरह से क्राइम रिकॉर्ड में दिख रहा है कि काफ़ी बढ़ गए हैं पहले से, पर इसकी एक वजह यह है कि समाज के अंदर अवेयरनेस बढ़ा है और लोग अब रिपोर्ट करने लगे हैं। जिस तरह के कोई भी केसेस होते हैं तो सामने आने, नहीं तो पहले तो ये होता था कि आप उसको दबाने की कोशिश करते, तो हम संख्या में जाने के बजाय उसकी निवारण के लिए उसके मतलब कितना जस्टिस मिल रहा है। अब कोई केस होता है किसी के प्रति, एफआईआर दर्ज होता है, तो उसको कंक्लूजन तक लेके जाने का काम सरकार का है। तो वो निष्कर्ष पे जब तक नहीं पहुंचे, उनको जल्दी से जल्दी जस्टिस नहीं मिलेगा, तो ये चीजें सिर्फ कागज पे रह जाएंगी। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाके इस केस को निवारण होना चाहिए और जनता को ये मैसेज जाना चाहिए कि उन्होंने अगर केस फाइल किया तो उनको जस्टिस मिलेगा। वरना क्या है कि लोग जाने से डरेंगे, आप पुलिस स्टेशन जाने से डरते हैं, आप केस बताने से डरते हैं। तो ये कहने के बजाय कि इतना केस हो गया, उतना केस हो गया, इतना बढ़ गया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है जितना केस रजिस्टर हुआ है उसमें कहाँ तक उसके जस्टिस मिला है। जो भी विक्टिम है उसको जस्टिस मिलना चाहिए, ये सबसे पहला होना चाहिए। चले ज्योति जी, चूंकि समय समाप्त हो गया है, राजनीति की बात हो गई है और समय निश्चित तौर पे आप लोगों ने जो अपना अमूल्य समय दिया है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुंजन जी आपको भी, ज्योति जी आपकी भी, हुदा जी आपको, समता जी आपको, सानी जी आपको और डॉक्टर गार्गी पांडे जी आपको भी, जो हमें अपना अमूल्य समय दिया। तो आपने और हमने अक्सर सड़क पर दौड़ती गाड़ियों के पीछे कई स्लोगन लिखे देखे, इनमें से कई महिला सशक्तिकरण से जुड़े भी देखे होंगे। दरअसल सवाल यही है कि क्या हर गाड़ी के पीछे बेटी बचाओ का स्लोगन लिखा होने से महिलाओं के खिलाफ अपराध, उनके लिए रोजगार के अवसर, उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा और अत्याचार के बाद न्याय मिल पाएगा? शायद नहीं।
इसलिए जरूरी है कि योजनाएं बनाकर उन्हें सख्ती से अमल में लाया जाए। योजनाओं पर एक सतत निगरानी रखी जाए। समाज के भीतर जागरूकता लाकर बदलाव की उम्मीद की जाए। महिला अपराध के खिलाफ न सिर्फ कड़े कानून बनाए जाए बल्कि उनको धरातल पर भी उतारा जाए, ताकि समाज के भीतर ये संदेश जाए कि देश में महिला अबला नहीं, महिला लाचार भी नहीं है और महिला किसी भी हाल में पुरुष से कम भी नहीं है। यकीनन देश की आधी आबादी को यह यकीन दिलाना होगा कि देश और समाज उनके साथ खड़ा है, उनके उड़ने के लिए आसमान खुला है। अंत में महिलाओं के लिए इन पंक्तियों से खत्म करूंगा कि नारी की जिस शक्ति का शायद तुमको आभास नहीं, नारी बिन इस दुनिया में जीवन का कोई प्रकाश नहीं, बिन नारी इस दुनिया में न मैं रहूंगा न तुम होगे, नारी है तो सब कुछ है, शायद तुमको विश्वास नहीं। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।